तो हेलो गाइस, तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि हनेयामा स्पेक को मार के उसे पुलिस स्टेशन लेके आ जाता है और पुलिस के हवाले कर देता है। मगर स्पेक सारे पुलिस वालों को मार के वहाँ से भाग जाता है और हनेयामा के पास आता है एंड वही वो अपनी पूरी ताकत लगा के हनेयामा की कार को पलटा देता है। आगे जैसे ही हनेयामा उस कार से बाहर आता है तो स्पेक एक बंदूक निकाल के उसके घुटनों पे मार देता है, जिससे कि हनेयामा वहीं पे ही गिर जाता है। अब वही स्पेक हनेयामा के पास आने लगता है और अपनी जेब से और एक बंदूक को निकाल लेता है एंड वही वो कहता है, तुम्हारे पास जब मौका था तो तभी मुझे खत्म कर देना चाहिए था। तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी मुझे जिंदा छोड़ के। और ये कहते ही वो हनेयामा के दूसरे घुटने के ऊपर गोली मार देता है, जिससे कि हनेयामा खड़ा नहीं हो पाता। तो अब स्पेक हनेयामा से कहता है, अभी तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता, मैं तुम्हें मार दूंगा। तो अब वही हम उस पुलिस ड्राइवर को देखते हैं जो कि एक ऑफिसर को बता रहा होता है, जब स्पेक ने हनेयामा को इस तरह पकड़ा था तो मुझे लगा था कि वो हनेयामा के हाथ को तोड़ देगा, क्योंकि मैंने देखा हो कि कुछ फाइटर्स अपने अपोनेंट के हाथ की हड्डी को तोड़ देते हैं ताकि वो उस हाथ का उपयोग इस फाइट में न कर पाए। लेकिन वहाँ पे बिल्कुल अलग हुआ। मैंने देखा कि स्पेक हनेयामा के चेहरे पे लगातार किक मारने लगा और ये देख के मुझे लगा कि हनेयामा अभी हारने वाला है। पर मुझे तभी याद आया कि वो करऊ हनेयामा है और उसे कोई नहीं हरा सकता। पर तभी स्पेक हनेयामा से कहता है, तो चलो इस लड़ाई को खत्म कर देते हैं। और ये कहते ही वो अपनी बंदूक को हनेयामा के मुंह के अंदर डाल देता है और जैसे ही स्पेक उस बंदूक को चलाता है तो हम देखते हैं कि हनेयामा अपने मुंह को टेढ़ा कर देता है, जिससे कि वो गोली हनेयामा के मुंह के आर पार हो जाती है। वही ये देख के स्पेक बहुत ही हैरान हो जाता है। अब हम देखते हैं कि हनेयामा स्पेक के पैर को पकड़ के उसे वहीं पे ही गिरा देता है और अपनी फुल स्पीड में उसके पास जाके उसके चेहरे पे लगातार पंच मारने लगता है, जिससे कि स्पेक की हालत बहुत ही बुरी हो जाती है। हम देखते हैं कि हनेयामा एक सेकंड के लिए भी नहीं रुक रहा होता है, वो स्पेक के चेहरे पे लगातार पंच मार रहा होता है, जिससे कि स्पेक की बॉडी से बहुत ही ब्लड निकल रहा होता है। मगर तभी हनेयामा देखता है कि स्पेक ने अपनी आंखों के ऊपर हाथ रख दिया है और तभी स्पेक एक ग्रेनेड को निकाल के वहीं पे ही फेंक देता है और वो एक फ्लैश ग्रेनेड होता है। फिर तभी हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक क्रिमिनल ने एक बस को हाईजैक कर लिया होता है, जिससे कि वो क्रिमिनल थोड़े टाइम के लिए अंधा हो जाता है और वो सारे पुलिस वाले उस क्रिमिनल को पकड़ लेते हैं। एंड वही वो जो ग्रेनेड होता है वो स्पेक ने हनेयामा के ऊपर फेंका होता है, जिससे कि हनेयामा थोड़ी देर के लिए अंधा हो जाता है। पर इसके बाद भी हनेयामा नहीं रुकता, वो उसी जगह पे पंच मारता है जहाँ पे स्पेक का मुंह होता है। पर स्पेक उससे बच जाता है और एकदम से हनेयामा के ऊपर चढ़ के उसकी गले को पकड़ लेता है और उसे दबाने लगता है। तो वही स्पेक कहता है, मैंने इस टेक्निक से कई सारे लोगों को मारा है, तो अभी तुम्हारी बारी है, मरने के लिए तैयार हो जाओ। मगर मैं तुम सबको बता दूं कि हनेयामा के हाथों में बहुत ही ज्यादा ताकत है। और तभी वो स्पेक के हाथ को पकड़ लेता है और अपनी पूरी ताकत से उसे दबाने लगता है, जिससे कि स्पेक का हाथ बीच में से ही फट जाता है। और ये देख के स्पेक बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है, जिसके बाद हनेयामा स्पेक को पकड़ के उसे मारने की कोशिश करता है। मगर तभी स्पेक अपनी उंगली को हनेयामा के कान के अंदर डाल देता है, जिससे कि हनेयामा की कान के अंदर से बहुत ही ब्लड निकल रहा होता है। मगर वही हम देखते कि हनेयामा को इससे फर्क नहीं पड़ता है और वो स्पेक के गले को पकड़ लेता है और उसे अपनी पूरी ताकत से दबाने लगता है। तो ये देख के स्पेक कहता है, मैंने इसे इतनी बुरी तरीके से मारा हूँ, इसकी पूरी बॉडी को हर तरफ से फाड़ दिया हूँ, लेकिन इसके बाद भी इसे कुछ नहीं हुआ, ये सच में एक मॉन्स्टर है। और ये कहते ही वो वहीं पे ही बेहोश हो जाता है और हनेयामा इस फाइट को जीत जाता है। तो अब इसके बाद सीन शिफ्ट होता है। हम देखते कि स्पेक हॉस्पिटल में होता है और उसकी बॉडी पूरी तरीके से सिकुड़ चुकी होती है। तो अब इसके बाद सीन शिफ्ट होता है। हम देखते कि स्पेक हॉस्पिटल में होता है और उसकी बॉडी पूरी तरीके से सिकुड़ चुकी होती है। पर तभी वो दूसरा डॉक्टर पूछता है, मुझे अभी भी नहीं समझ रहा, ये तो पहले अच्छा था पर अभी इसकी बॉडी क्यों सिकुड़ गई है। जिसपे वो डॉक्टर कहता है, मैंने ऐसा केस पहले भी हैंडल किया है, ये बहुत समय पहले की बात है। एक जहाज पूरी तरीके से डूब चुका था, लेकिन उसके अंदर बहुत ही सारा सोना पड़ा हुआ था
और वही जो पर्सन इस सोने को बहुत ही समय से ढूंढ रहा था उसे ये मिल चुका था। मगर कुछ समय के बाद हमें पता चला कि उस पर्सन की पूरी बॉडी सिकुड़ चुकी है और जब हमने उस पर्सन की जांच की तो हमें पता चला कि उसे किसी भी तरीके की बीमारी नहीं है। पर उस पर्सन की जो उम्र थी वो 90 साल से भी ज्यादा थी। जो सुन के वहाँ पे सब लोग बहुत ही हैरान हो गए थे क्योंकि 1 साल पहले वो पर्सन बहुत ही अच्छा दिख रहा था मगर अभी उसकी पूरी बॉडी सिकुड़ चुकी थी। तो तभी हम लोग एक नतीजे पे पहुंचे कि ये पर्सन सोने को पाना चाहता था और वो उसने पा लिया था, जिसके बाद उसे किसी भी तरीके की आशा नहीं थी और इसी वजह से उस पर्सन की हालत ऐसी हो गई थी। और उसके जैसे जो ये पर्सन अभी हमारे सामने लेटा हुआ है वो भी कुछ पाना चाहता था जो कि अभी उसने पा लिया है। और हम सबको ये बात पता है कि स्पेक क्या पाना चाहता था, वो बस हार का स्वाद चखना चाहता था जो कि हानायामा ने उसे चखवा दिया है। और वही स्पेक अपनी पूरी जिंदगी जो पाना चाहता था वो उसे मिल चुकी है, जिस वजह से अभी उसकी हालत ऐसी हो गई है। तो फिर इसी के साथ हमारा ये एपिसोड एंड होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तो हेलो गाइस, तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि स्पेक और हानायामा की लड़ाई एंडिंग में पहुंच चुकी थी और वही हानायामा ने स्पेक के गले की हड्डी को तोड़ के उसे वहीं पे ही हरा दिया था, जिससे कि हानायामा इस लड़ाई को जीत गया था और स्पेक हॉस्पिटल पहुंच गया था। तो अब इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम बाकी की स्कूल को देखते हैं जहाँ पे बाकी की एग्जाम चल रही होती है पर वही बाकी उबासी ले रहा होता है। तो तभी उसका टीचर उसके पास आके उसके पेपर को ले लेता है और उससे कहता है, वाह क्या बात है, तुमने अभी तक नाम के अलावा इस पे कुछ नहीं लिखा है। तो ये देख के वो टीचर बाकी को चिल्लाने लगता है। तो ये सुन के सारी क्लास बाकी को देखने लगती है। फिर वो टीचर बाकी से कहता है, मैंने सुना है कि तुमने स्पोर्ट्स में टॉप किया है, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि तुम स्पोर्ट्स के दम पे कुछ नहीं कर सकते। तुम मुझे बताओ कि तुम कभी एक बाइक को रेसिंग में हरा सकते हो? क्या तुम एक कार को अपने ऊपर उठा सकते हो? क्या तुम एक बोट को स्विमिंग में हरा सकते हो? वही तुम बिना किसी सहारे के हवा में उड़ सकते हो? जो सुन के बाकी कहता है, हाँ दुनिया में ऐसे लोग हैं जो ऐसा कर सकते हैं और हमें पता है कि बाकी किसकी बात कर रहा है। तो ये सुन के वो टीचर बाकी के बाल पकड़ लेता है और उससे कहता है, मैं तुम्हें पागल दिखता हूँ क्या? ऐसा कोई नहीं कर सकता। चलो अभी तुम ही बताओ, ये जो खिड़की है कोई इतने ऊपर तक कूद सकता है क्या? अगर तुम ऐसा कर सकते हो तो करके दिखाओ, फिर मैं तुम्हें पास कर दूंगा। फिर तभी हम ग्राउंड में एक पर्सन को देखते हैं जो कि एक जंप मारते ही उस क्लास के अंदर आ जाता है, जो देख के वापस सब लोग बहुत ही हैरान हो जाते हैं। और वो पर्सन और कोई नहीं बल्कि डोएल होता है। तो अब डोएल बाकी के पास आके कहता है, मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा था और आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। फिर तभी वो टीचर बीच में आके डोएल को रोकने की कोशिश करता है, पर तभी डोएल उसे एक मुक्का मारता है जिससे कि वो टीचर पीछे जाके गिरता है। अब वही डोएल बाकी से कहता है, क्या तुम मेरे साथ लड़ने के लिए तैयार हो? मगर तभी हम देखते कि बाकी रोने लगता है और कहता है, मुझे माफ कर दो, मैं हार मानता हूँ। जो देख के डोएल बहुत ही हैरान होता है। मगर तभी हम देखते कि बाकी अपने सामने की बेंच को डोएल के चेहरे पे मारता है, पर तभी हम देखते कि डोएल खुद को संभाल लेता है और वो बाकी के साथ लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। तो अब वही डोएल कहता है, मुझे नहीं लगा था कि तुम इतने चालाक होंगे। और ये कहते ही वो एक डिवाइडर को उठा लेता है और हम देखते हैं कि उसके अंदर एक कटर भी होता है। तो ये देख के बाकी हैरान हो जाता है, जिसके बाद वो एक खिड़की के पास जाके उसे खोल देता है और वहां से नीचे कूद जाता है। तो ये देख के डोएल जब बाहर देखता है तो वहाँ पे बाकी नहीं होता क्योंकि वो वहाँ से भाग चुका होता है। हम देखते कि बाकी एक गली में चले जाता है और वही वो सोचता है, अच्छा हुआ मैं वहाँ से भाग गया, नहीं तो आज वहाँ पे सबको पता चल जाता कि मैं अंडरग्राउंड फाइटर हूँ। पर हम देखते कि बाकी उन्हीं 3 लड़कों के पास पहुंच जाता है। तो वही 3 लड़के बाकी को देख के अपनी सिगरेट को फेंक देते हैं और उसे गुड मॉर्निंग कहते हैं, जो देख के बाकी भी उन्हें गुड मॉर्निंग कहता है और वहाँ से चले जाता है। हम देखते कि जब वो जा रहा होता है तो तभी वहाँ पे एक माली घासों को काट रहा होता है। तो बाकी उसे भी गुड मॉर्निंग कह के वहाँ से जाने लगता है, पर तभी उसे एहसास होता है कि उसके पास कुछ आ रहा है। जैसे ही नीचे झुकता है तो एक कुल्हाड़ी उसके ऊपर से जाके एक पेड़ पे लग जाती है।
तो ये देख के बाकी जैसे ही पीछे देखता है तो वहाँ पे खड़ा होता है यांगी। फिर तभी हम देखते कि यांगी हथियारों को निकाल लेता है और वो उन्हें फुल स्पीड में घुमाने लगता है। तो ये देख के बाकी कहता है, अरे वो इन हथियारों को कितने अच्छे से यूज कर रहा है, लगता है मुझे इसके साथ लड़ाई करने में बहुत ही प्रॉब्लम होने वाली है। फिर तभी हम देखते कि यांगी उस हथियार से बाकी के ऊपर अटैक कर देता है, पर वही बाकी उस अटैक से बच जाता है। तो ये देख के यांगी कहता है, तुम्हारी स्पीड तो बहुत ही अच्छी है, लगता है तुम्हारे साथ लड़ने में मुझे बहुत ही मजा आएगा, पर मुझे लगता है कि ये लड़ाई बराबरी की होनी चाहिए। और ये कहते ही वो अपना एक हथियार बाकी को दे देता है और उससे कहता है, चलो अभी लड़ो मेरे साथ। और ये कहते ही यांगी अपनी फुल स्पीड में बाकी के पास आता है और उस पे अटैक कर देता है। हम देखते हैं कि उस अटैक की वजह से बाकी के हाथ में जो हथियार होता है वो कट जाता है। तो इसके बाद यांगी वापस से बाकी के ऊपर अटैक कर देता है, पर बाकी उस अटैक से बच जाता है, मगर उसमें उसके शर्ट के बटनें टूट जाती है और बाकी अपने शर्ट को उतार देता है। अब वही यांगी वापस से बाकी के ऊपर अटैक करता है, पर बाकी अपने शर्ट को उसके हथियार में फंसा देता है, जिससे कि यांगी उस हथियार को यूज नहीं कर पाता और वो उसे फेंक देता है। तो अब हम देखते कि वो दोनों एक दूसरे से हैंड टू हैंड फाइट करने के लिए रेडी हो जाते हैं, मगर तभी यांगी को एक आवाज आती है। हम देखते कि शिबुकावा गर्म पानी की केतली यांगी के ऊपर फेंक देता है, जो देख के यांगी बहुत ही जोर से चिल्लाने लगता है। फिर वही हमें पता चलता है कि शिबुकावा अपना पुराना बदला यहाँ पे लेने आया होता है और वही वो यांगी से कहता है, ये पानी तो ठंडा है, तुम इससे भी डर रहे हो। और ये कहते ही वो बहुत ही जोर जोरों से हंसने लगता है। तो ये सुन के यांगी को बहुत ही गुस्सा आता है और वो शिबुकावा पे अटैक कर देता है, पर शिबुकावा उसके अटैक से बच जाता है और उसके चेहरे पे अपना हाथ मार के उसे जमीन पे पटक देता है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड एंड होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तो हेलो गाइस, तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि बाकी की स्कूल में यांगी आ जाता है, जो कि अपने हथियारों से बाकी के ऊपर अटैक कर देता है, पर वही बाकी यांगी के हर अटैक से बच जाता है। एंड तभी हम वहाँ पे शिबुकावा को देखते हैं, जो कि यांगी से अपना पुराना मतलब बदला लेता है, पर वही शिबुकावा यांगी के साथ मजाक कर रहा होता है, जो देख के यांगी को बहुत ही गुस्सा आता है और वो शिबुकावा के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन तभी शिबुकावा उसके अटैक से बच जाता है और उसके चेहरे को पकड़ के जमीन पे पटक देता है। तो वही ये देख के बाकी का मुंह खुला का खुला रह जाता है। तो तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें एक पर्सन को दिखाया जाता है जिसका नाम हाकेगावा होता है। तो वही हाकेगावा कहता है, मैंने बहुत समय पहले यांगी के साथ लड़ाई की थी, लेकिन उस लड़ाई में मैं हार गया था क्योंकि यांगी बहुत ही ताकतवर था। उसके साथ जिस भी फाइटर ने लड़ाई की थी उसे उसने बहुत ही बुरी तरीके से हरा दिया था। अगर मैं तुम्हें सच बताऊं तो यांगी को हराना नामुमकिन है। अगर तुम्हें उसे हराना है तो तुम्हें उससे भी अच्छे टेक्निक्स को यूज करना पड़ेगा। और ये कह के वो हंसने लगता है। फिर तभी हम वापस से प्रेजेंट में आते हैं, जहाँ पे यांगी एकदम से शिबुकावा के ऊपर अटैक कर देता है। हम देखते हैं कि उस अटैक की वजह से शिबुकावा का चश्मा टूट जाता है और उसके हाथों से बहुत ही ज्यादा ब्लड निकल रहा होता है, क्योंकि यांगी ने शिबुकावा के ऊपर बहुत ही खतरनाक हथियार से अटैक किया होता है। तो अब यांगी शिबुकावा से कहता है, तो चलो अब इस लड़ाई को फिर से शुरू करते हैं। तो ये सुन के शिबुकावा बाकी से कहता है, बाकी तुम इस लड़ाई में मेरे साथ लड़ना चाहते हो? तो ये सुन के बाकी शिबुकावा के पास आ जाता है और उसके साथ लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, पर वही यांगी भी साथ लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। तो अब हम देखते हैं कि शिबुकावा अपने हाथ के ब्लड को यांगी की आंखों में फेंकता है, जिससे कि यांगी को कुछ भी अच्छे से नहीं दिखाई दे रहा होता है। फिर तभी वो दोनों एक साथ यांगी के ऊपर अटैक कर देते हैं। तो ये देख के यांगी भी उनके ऊपर अटैक करता है। वही ये देख के शिबुकावा उसके अटैक को डॉज करता है और उसे बाकी की ओर फेंकता है। वही फिर बाकी यांगी के मुंह के ऊपर अपना घुटना मारता है, जिससे कि यांगी घूमते हुए वही भी गिर जाता है। तो वही शिबुकावा यांगी से कहता है, तुम अभी दुनिया के सबसे ताकतवर टीम के साथ लड़ रहे हो। एंड वही फिर यांगी बाकी से कहता है, मैंने तुम्हारे बारे में जैसा सुना था तुम बिल्कुल वैसे ही हो। पर तभी बाकी यांगी के ऊपर अटैक करता है, पर यांगी उससे बच जाता है
फिर तभी बाकी उससे लात मारने जाता है पर यांगी, लेकिन वही यांगी उससे अपने पैर से रोक देता है। तो ये देख के बाकी साइड होता है और उसे एक किक मारता है जिससे कि यांगी पीछे जाता है और पीछे जाते ही शिबुकावा उसे पकड़ लेता है। तो तभी शिबुकावा बाकी से कहता है, बाकी जल्दी से इस पे अटैक करो। एंड जैसे ही बाकी यांगी के ऊपर अटैक करने जाता है तो यांगी उसके पैर पर लात मार के पीछे हो जाता है और शिबुकावा से भी बच जाता है। फिर वो उन दोनों से बहुत ही दूर आके खड़े हो जाता है। तो वही शिबुकावा बाकी को बताता है, तुम्हें पता है बाकी, लोग उसे यांगी द पॉइजनर भी कहते हैं। फिर वही हम देखते कि यांगी अपने हथियार को फेंक देता है और कहता है, तो चलो बाकी, अभी मैं तुम्हें अपने सबसे खतरनाक टेक्निक को दिखाता हूँ। तो अब तुम मुझे ये बताओ कि दुनिया में सभी गैसों में से सबसे खतरनाक गैस कौन सी है। वही ये कहते यांगी धीरे धीरे करके बाकी की ओर बढ़ने लगता है। ये देख के शिबुकावा बाकी से कहता है, बाकी वो तुम्हें अपनी बातों में उलझा रहा है, तुम उसकी बातों पे ध्यान मत दो। पर वही हम देखते हैं कि यांगी बाकी के पास पहुंच जाता है। तो वही शिबुकावा कहता है, बाकी उस पे हमला करो। लेकिन बाकी के कुछ करने से पहले ही यांगी उसके ऊपर अटैक कर देता है। मगर तभी से शिफ्ट होता है और हम एक हॉस्पिटल को देखते हैं जहाँ पे एक डॉक्टर कहता है, वो पर्सन यहाँ पे बहुत देर से आया है लेकिन अभी तक उसे होश नहीं आया है। और ये कहते ही वो सब उसके रूम में चले जाते हैं। फिर तभी हम उस पर्सन को देखते हैं जो कि एक सुमो रेसलर होता है, जिसके बाद वो डॉक्टर उसे इंजेक्शन लगा के होश में लाने की कोशिश करते हैं। लेकिन तभी हमें पता चलता है कि इस पर्सन ने यांगी के साथ लड़ाई किया था और यांगी ने इसके ऊपर द वे ऑफ वाइट टेक्निक का यूज किया था, जिस वजह से ये पर्सन बेहोश हो गया था। और ये बात को याद करके वो पर्सन बहुत ही डर जाता है और डर के मारे कांपने लगता है। तो अब इसके बाद हम वापस से प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पे यांगी ने बाकी के ऊपर उसी टेक्निक का यूज किया होता है, जिस वजह से बाकी वहीं पे ही बेहोश हो जाता है। तो वही यांगी कहता है, सबसे खतरनाक गैस ऑक्सीजन है। अगर ऑक्सीजन 20% के नीचे चले जाए तो वो किसी पर्सन को बेहोश कर सकती है, लेकिन अगर वही ऑक्सीजन 5% के नीचे चले जाए तो वो किसी पर्सन की बहुत ही बुरी हालत कर सकती है। और मैं तुम्हें बता दूं कि मेरे हाथों में 5% ऑक्सीजन है। अगर मैं किसी पर्सन पे हाथ रख दूं तो वो पर्सन वहीं पे ढेर हो जाता है। मैंने इस टेक्निक को सीखने के लिए बहुत ही मेहनत की है। मैंने अपने बॉडी को इस तरह ट्रेन किया है कि वो इस टेक्निक को यूज कर सके। मैंने जेल में रह के हर एक जगह पे इस टेक्निक को यूज किया है। फिर तभी वो एक दीवार के पास आता है और उस पे हाथ रख के उसी टेक्निक को यूज करता है, जिससे कि वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा गड्ढा हो जाता है। एंड वही ये देख के शिबुकावा बहुत ही हैरान हो जाता है। फिर तभी हम देखते कि वहाँ पे पुलिस आने लगती है। तो ये सुन के यांगी वहाँ से बाकी के ऊपर पैर रख के भाग जाता है। हम देखते कि उस वजह से बाकी को होश आ जाता है। तो वही होश में आने के बाद बाकी को समझ में नहीं आता कि यहाँ पे क्या हुआ है। तो तभी शिबुकावा उससे कहता है, बाकी तुम इस लड़ाई को हार चुके हो। और ये सुन के बाकी बहुत ही हैरान होता है। तो इसी के साथ हमारा ये एपिसोड एंड होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तो हेलो गाइस, तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि बाकी और यांगी की बहुत ही खतरनाक फाइट चल रही थी, पर तभी यांगी ने बाकी के ऊपर अपनी टेक्निक को यूज करके उसे वहीं पे ही बेहोश कर दिया था। मगर तभी वहाँ पे पुलिस आने लगी थी। तो ये सुन के यांगी बाकी के ऊपर पैर रख के वैसे ही भाग गया था। और इसके बाद फिर बाकी को भी होश आ गया था, जहाँ पे शिबुकावा ने उसे बताया था कि हम इस लड़ाई को हार चुके हैं। तो अब इसके बाद से शिफ्ट होता है और हम तोकुगावा के घर को देखते हैं, जहाँ पे डोपोरोची, रेसु, बाकी, हानेयामा और शिबुकावा आया होता है। तो वही तोकुगावा कहता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम दोनों उस लड़ाई को हार गए। वही तुम दोनों एक साथ होने के बाद भी उस यांगी को नहीं हरा पाए। और बाकी, तुम तो अंडरग्राउंड मार्शल आर्ट अरीना के विनर हो, पर तुम भी उससे हार गए। पर वही इसके जवाब में बाकी कुछ नहीं कहता है। अब आगे तोकुगावा कहता है, मुझे लगा था कि तुम सब इतने ताकतवर हो तो तुम लोग उन लोगों को हरा दोगे। और हनेयामा, तुम इतने ताकतवर होने के बाद भी उस पैक ने तुम्हारी इतनी बुरी हालत कर दी। तो तोकुगावा की ये बात सुनते ही हनेयामा उसे पकड़ लेता है और कहता है, तुम्हें नहीं लगता है कि तुम बहुत ज्यादा बोल रहे हो। पर तभी तोकुगावा हनेयामा को एक पंच मारता है, जो देख के वहाँ पे सब लोग बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। एंड वही हनेयामा को
तोकुगावा की ये हरकतें पसंद नहीं आ रही होती है, जिस वजह से वो बहुत ही गुस्से में होता है। मगर तभी तोकुगावा रोने लगता है और कहता है, तुम्हें पता है तुम्हारे हारने से ज्यादा गम मुझे हो रहा है, क्योंकि तुम सब अंडरग्राउंड मार्शल आर्ट अरीना के सबसे ताकतवर फाइटर्स हो। वही तोकुगावा की ये बात सुन के हनेयामा उसे छोड़ देता है। वही तोकुगावा कहता है, मैंने तुम लोगों की लड़ाई उनके साथ इसलिए फिक्स कराई थी ताकि तुम उन्हें हरा सको, और यही मैं देखना चाहता था। मगर तभी बाकी खड़ा होता है और कहता है, मुझे माफ कर दो, मैं उस लड़ाई को हार गया, लेकिन मैं ये वादा करता हूँ कि मैं उसे हरा के रहूंगा। और ये कह के वो वहाँ से जाने लगता है। और जैसे ही बाकी दरवाजा खोलता है तो उसके सामने खड़ा होता है डोरेन, जो बाकी से कहता है, तुम्हें जाने की जल्दी है क्या? और वही हम उसके हाथ में गैसोलीन से भरी हुई एक बाल्टी भी देखते हैं। और वही डोरेन ने तोकुगावा के सारे गार्ड्स को खत्म करके वहाँ पे आया होता है। फिर तभी डोरेन अपना लाइटर निकाल के कहता है, तुम सब अभी जलने के लिए तैयार हो जाओ। पर तभी उसके शोल्डर पे कोई हाथ रखता है और वो पर्सन होता है कात्सुमी। फिर तभी हम देखते कि कात्सुमी डोरेन का लाइटर ले लेता है और उस गैसोलीन के बाल्टी को लात मार के पूरा गैसोलीन डोरेन के ऊपर गिरा देता है। एंड वही डोरेन ये देख के बहुत ही घबराने लगता है और धीरे धीरे पीछे जा रहा होता है। पर तभी कात्सुमी उसे लात मार के वहीं पे गिरा देता है। तो वही डोरेन ये देख के सोचता है, ये तो पहले ऐसा नहीं था, ये एकदम से कैसे बदल गया। फिर तभी हम देखते कि कात्सुमी डोरेन के ऊपर बैठ जाता है और वही वो कहता है, मैं इसकी पहली लड़ाई में रेडी नहीं था, मगर अभी मैं पूरा रेडी हूँ, तो जलने के लिए तैयार हो जाओ। मगर तभी हम देखते कि वो डोरेन के ऊपर से उठ जाता है और जाते हुए कहता है, मैं तो मजाक कर रहा था। पर तभी वो सामने जाके रुक जाता है और वही डोरेन से कहता है, तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हारे साथ मजाक करूंगा? और ये कहते ही वो लाइटर डोरेन के ऊपर फेंक देता है, जिससे कि डोरेन की पूरी बॉडी जलने लगती है। और वही ये देख के सब लोग बहुत ही हैरान होते हैं। अब वही कात्सुमी डोबोरोची से पूछता है, फादर क्या मैंने इसके साथ सही किया? जिस पर डोबोरोची कहता है, मार्शल आर्ट का मतलब जीतना ही तो है, लेकिन हथियारों के साथ नहीं। एंड वही जो डोरेन के बॉडी में आग लगी होती है वो बुझ चुकी होती है। जिसके बाद डोबोरोची कहता है, हम मार्शल आर्ट में कई सारे टेक्निक को सीखते हैं, अगर हम कोई टेक्निक को बहुत ही अच्छे से सीख लेते हैं तो हम उसे एक वेपन की तरह यूज कर सकते हैं। अगर देखा जाए तो लोग लड़ाई के टाइम पे उनके पास जो चीजें होती है वो उन चीजों से लड़ना शुरू करते हैं, चाहे उनके सामने कोई भी आ जाए। लेकिन अगर लड़ाई में हम लोगों ने किसी भी हथियार को यूज किया तो वह हमारे शान के खिलाफ है। मगर तभी हम देखते कि डोरेन एकदम से खड़ा हो जाता है और कहता है, तो चलो, मुझे इसमें बहुत ही मजा आया, तो अभी अगला कौन है? तो ये सुनकर डोबोरोची कहता है, जाहिर सी बात है अगला मैं हूँ, क्योंकि मुझे पिछली बार का बदला भी तो लेना है। पर तभी कात्सुमी उसे रोक देता है और कहता है, डैड अगली लड़ाई मेरे मास्टर लड़ेंगे। तो ये कहते ही वहाँ पे एक पर्सन आता है जिसका नाम कताव होता है और वो कात्सुमी का टीचर होता है। और इस पर्सन ने भी अंडरग्राउंड मार्शल आर्ट अरीना में कई सारी लड़ाइयाँ लड़ी है और इसे मार्शल आर्ट सिखाने से ज्यादा फाइटिंग करने में मजा आता है। मगर तभी हम देखते हैं कि कताव डोरेन के ऊपर अटैक कर देता है और उससे कहता है, तुमने डोबोरोची के साथ बहुत ही गलत किया, तुम्हें उनके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। पर वही डोरेन खुद को संभाल लेता है और कताव को एक किक मारता है, पर वो उससे बच जाता है। पर तभी कताव कहता है, लगता है तुम्हें मेरी बात अच्छे से समझ में नहीं आ रही है। और ये कहते ही वो एकदम से डोरेन के कान को काट देता है। वही डोबोरोची ये देख के कहता है, तुमने ये कैसे किया? जिस पे कताव कहता है, मैंने ये इस फिशिंग वायर से किया है, मुझे नहीं पता था कि ये मेरे इस काम आएगा। लेकिन वही डोबोरोची कहता है, तुम्हें हथियारों को फाइटिंग में नहीं यूज करना चाहिए। पर वही कात्सुमी कहता है, मास्टर कताव शिनसेन काई के लिए कुछ भी कर सकते हैं, चाहे उन्हें उस लड़ाई को जीतने के लिए कुछ भी करना पड़े। तो ये सुनकर डोबोरोची कहता है, शिनसेन काई के लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन हथियारों से नहीं, अपने टेक्निक से। और ये कहते ही वो डोरेन को एक जोरदार लात मारता है, जिससे कि डोरेन अपने घुटनों पे गिर जाता है। लेकिन तभी हम देखते कि डोरेन ने उस पतली वायर से कात्सुमी और कताव को पकड़ लिया होता है। एंड जैसे ही डोरेन उन दोनों को काटने वाला होता है तो तभी डोबोरोची अपने हाथ से ही उस वायर को काट देता है। तो वही ये देख के डोरेन
बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। तो वह फिर डोपोरोची उन सबको बताता है, अगर तुम अपने हाथों को बहुत ही मेहनत करके ट्रेन करो और कई सालों तक उस पर मेहनत करो तो तुम भी अपने हाथों को एक हथियार के जैसे यूज कर सकते हो। और अगर तुमने ऐसा कर लिया तो तुम्हें किसी भी फिशिंग वायर की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हारे हाथ ही हथियार का काम करेंगे। लेकिन तभी हम डोरेन को देखते हैं जो बहुत ही अजीब सी हरकतें कर रहा होता है। पर तभी वो अपने मुंह से एक ग्रेनेड को बाहर निकालता है, जो देख के वहाँ पे सब लोग बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। फिर तभी डोरेन उस ग्रेनेड को वहाँ पे फेंक देता है, जिससे कि वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड एंड होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तो हेलो गाइस, तो इसके पहले वाले एपिसोड में हमने देखा था कि जब डोरेन और डोपोरोची की फाइट चल रही होती है तो तभी डोरेन अपने मुंह से एक बम को निकाल के वहाँ पे फेंक देता है, जिससे कि वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है और डोरेन वहाँ से भाग जाता है। तो अब इसके बाद वहाँ पे पुलिस आती है और हम देखते हैं कि वहाँ की हालत बहुत ही बुरी हो चुकी होती है। एंड वही कुछ पुलिस वाले तोकुगावा से पूछ रहे होते हैं कि इस ब्लास्ट में आप कैसे बच गए। तोकुगावा बताता है, मेरे साथ मेरे कुछ दोस्त थे जिन्होंने मुझे बचा लिया। तो अब इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि डोरेन एक कंबल को उड़ के जापान की सड़कों पे घूम रहा होता है। फिर इसके बाद डोरेन एक गली में चले जाता है जहाँ पे एक पर्सन टॉयलेट कर रहा होता है, पर वो डोरेन को देख के वहाँ से ही भाग जाता है। फिर वही हम देखते कि डोरेन एक गटर के ढक्कन को हटा के उसके अंदर चले जाता है। हम देखते कि वो फुल स्पीड में नीचे गिर रहा होता है, मगर वो खुद को संभाल लेता है और एक परफेक्ट लैंडिंग करता है। जिसके बाद डोरेन जब अंदर जाता है तो हमें ये पता चलता है कि ये वही जगह है जहाँ पे डोरेन बहुत ही समय से छुपा हुआ है। तो अब डोरेन एक जगह पे बैठ जाता है, जिसके बाद वो एक बैंडेज के ऊपर दवाई लगा के उसे अपने उस कटे हुए कान पे लगा देता है। पर तभी उसे ऐसा एहसास होता है कि वहाँ पे कोई मौजूद है। तो वही हम कताओ को देखते हैं जो डोरेन से कहता है, ओ तो ये वही जगह है जहाँ पे तुम रहते हो। जिस पे डोरेन बताता है, इस जगह पे मैं 50 साल पहले आया था। जब अमेरिका ने जापान के ऊपर हमले किया था तो तब मेरे डैड ने मुझे बचाने के लिए यहाँ पे लेके आए थे। पर उस जंग में मेरे डैड मारे गए थे, जिसके बाद से ही मैं अकेला हूँ। तो वही डोरेन की ये बात सुन के कातो उससे कहता है, तुम्हारे डैड के लिए मुझे बहुत ही बुरा लगा। और ये कहते ही वो डोरेन के ऊपर अटैक कर देता है, मगर डोरेन उस अटैक से बच जाता है और एकदम से कताओ के बाजू में आके उसे अपनी पूरी ताकत से पुश करता है, जिससे कि कताओ बहुत ही दूर जाके गिरता है। मगर अब वही हम देखते कि डोरेन कुछ कांच के बॉटल्स को वहीं पे ही फोड़ देता है, जिससे कि उस बोतल के बहुत ही टुकड़े हो जाते हैं। फिर डोरेन अपने हाथों में ग्रीस लगा के उन कांच के टुकड़ों को अपने हाथों में जमा कर लेता है। तो ये देख के हम समझ सकते हैं कि अगर डोरेन का एक भी पंच कताओ को पड़ा तो उसकी बहुत ही बुरी हालत हो जाएगी। तो अब वही डोरेन कहता है, थोड़ी देर पहले जब मैंने तुमसे लड़ाई की थी तो तब मैंने अपनी पूरी ताकत को इस्तेमाल नहीं किया था, पर अभी मैं तुम्हारे साथ अपनी पूरी ताकत के साथ लड़ाई करूंगा। मगर तभी हम देखते हैं कि कताओ एक ड्रम को निकाल के डोरेन के ऊपर फेंक देता है, पर वही डोरेन उस ड्रम को लात मारता है जो फुल स्पीड में कताओ के पास आता है, पर कताओ नीचे झुक के उस ड्रम से बच जाता है। तो ये देख के कताओ को बहुत ही गुस्सा आता है, जिसके बाद वो डोरेन के ऊपर अटैक कर देता है। मगर तभी डोरेन उसे एक पंच मारता है, जिससे कि कताओ का पैर कट जाता है, जिस वजह से उसके पैर में से बहुत ही ब्लडिंग हो रही होती है। पर तभी वो उस ब्लड को डोरेन की आंखों में फेंक देता है, जिसके बाद वो उस पे अटैक कर देता है। मगर तभी डोरेन उन कांच के टुकड़ों को कताओ के ऊपर फेंक देता है, जिसमें से एक कांच का टुकड़ा कताओ की आंख में घुस जाता है। जिसके बाद डोरेन उसे एक जोरदार पंच मारता है, जिससे कि कताओ लुढ़कते हुए एक दीवार में जाके टकरा जाता है। तो वही कताओ कहता है, मैंने नहीं सोचा था कि तुम इतने ज्यादा ताकतवर हो, लेकिन अभी मुझे तुम्हारे साथ लड़ने में बहुत ही मजा आ रहा है। और ये कहते ही वो अपना जैकेट उतार देता है। वही डोरेन ये देख के कहता है, लगता है तुम में अभी भी जान बाकी है, तो ठीक है, अभी मैं तुम्हारे साथ लड़ने के लिए तैयार हूँ। तो अब हम देखते कि कताओ डोरेन के ऊपर अटैक कर देता है, मगर डोरेन उस अटैक से बच जाता है। जिसके बाद कताओ अपनी दोनों उंगलियों को
डोरेन के आंखों में घुसाने की कोशिश करता है, पर डोरेन उससे भी बच जाता है। लेकिन तभी हम देखते कि डोरेन अपने पीछे से एक कांच की बोतल को निकाल के कताओ के सर पे फोड़ देता है और फिर डोरेन उसी बोतल को उसके चेहरे में घुसा देता है, जिससे कि उसका पूरा चेहरा बिगड़ जाता है और उसकी बॉडी से बहुत ही ब्लड निकल रहा होता है। लेकिन इसके बाद भी वो हार नहीं मानता। तो ये देख के डोरेन उसके ऊपर बोतल फेंक देता है। फिर तभी वो अपना दाढ़ी का बाल निकाल के उसके ऊपर फेंक देता है, जो बाल उसकी आंखों में घुस जाता है। तो अब हम देखते कि डोरेन गाना गाने लगता है और धीरे धीरे करके कताओ के पास आ रहा होता है एंड वही कताओ को कुछ भी अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा होता है। फिर तभी डोरेन उसके चेहरे पे एक लात मारता है, जिसके बाद वो उसके चेहरे पे एक पंच मार के उसे दूर फेंक देता है। फिर तभी डोरेन कताओ के ऊपर कूद जाता है, पर तभी कताओ वहां से उठ के दूर आ जाता है। फिर तभी हम देखते कि कताओ कुछ कांच की बॉटल्स को उठा लेता है और डोरेन से कहता है, डोपोरोची ने कहा था कि लड़ाई में कभी भी हथियारों को यूज नहीं करना चाहिए, लेकिन मेरे नजरिए में जीतना ही सब कुछ है। और वो ये कहते ही उन कांच के बॉटल्स को हवा में फेंक देता है, जिसके बाद वो उन कांच के बॉटल्स को लात मारता है और वो सारे टुकड़े जाके डोरेन के चेहरे पे लगते हैं। वही फिर मौका देख के कताओ डोरेन पे हमला करता है और उसके चेहरे पे एक जोरदार किक मारता है, जिस वजह से डोरेन खुद को संभाल नहीं पा रहा होता है। फिर तभी कताओ डोरेन के ऊपर लगातार अटैक कर देता है। वो उसे किक और पंचेस मार रहा होता है और उसी बीच वो सोचता है कि मैं इस लड़ाई को जीत सकता हूँ, ये मेरे पास आखिरी मौका है। फिर तभी हम देखते कि कताओ डोरेन के मेन पॉइंट पे अटैक करता है, जिससे कि डोरेन रोने लगता है और कहता है, मैं हार मानता हूँ, प्लीज मुझे छोड़ दो। लेकिन इसके बाद भी कताओ नहीं रुकता और उसके दोनों आंखों में अपनी उंगलियों को डाल के उसकी आंखों को फोड़ देता है। वही ये देख के कताओ बहुत ही खुश होता है और उसे ऐसा लगता है कि वो इस लड़ाई को जीत चुका है। लेकिन तभी कताओ ये नोटिस करता है कि डोरेन वहाँ पे नहीं है। वो अपने चारों ओर दिखता है, पर उसे वहाँ पे डोरेन नहीं दिखाई देता। मगर तभी उसे ऐसा फील होता है कि डोरेन उसके पीछे है, जो सोच के वो उसे एक पंच मारता है और डोरेन उससे बच जाता है। और तभी वो नोटिस करता है कि डोरेन की आंखों को कुछ नहीं हुआ है। तो अब वही डोरेन कहता है, तुम्हें पता है मैंने तुम पे हाइपोनिसिस कर दिया था, तुम जो देखना चाह रहे थे मैं तुम्हें वही दिखा रहा था। तुम्हें लग रहा था कि तुम मुझे बहुत ही आसानी से मार रहे हो और मैं बस हारने वाला हूँ, लेकिन वो सब झूठ था। तुम्हारे अंदर जीतने की इतनी ज्यादा चाहत थी कि जिस वजह से तुम बहुत ही आसानी से मेरे हाइपोनिसिस के कंट्रोल में आ गए। तो ये सुन के कताओ कहता है, ओह, तो अभी तक जो भी ये सब हुआ वो बस एक सपना था। तो ये कहते ही वो अपनी फिशिंग वायर को निकालने लगता है, मगर तभी डोरेन उस पर अटैक कर देता है और डोरेन के पास जो वायर होती है वो उस वायर को कताओ के ऊपर फेंक देता है और उसके गले को काट देता है, जिससे कि कताओ का बहुत ही ब्लड निकलने लगता है। तो वही कताओ मन में सोचता है, मुझे माफ कर देना डोपोरोची, मैं इस लड़ाई को हार गया। और ये कहते ही वो वहाँ पे गिर जाता है और डोरेन इस लड़ाई को जीत जाता है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड एंड होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तो हेलो गाइस, तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था जब कताओ और डोरेन की फाइट चल रही होती है, तो तभी डोरेन एक टूटी हुई कांच की बोतल को कताओ के चेहरे पे मार देता है, जिससे कि उसका पूरा चेहरा बिगड़ जाता है। जिसके बाद डोरेन कताओ को हिप्नोसिस कर देता है और उसे एक ऐसा ड्रीम दिखाता है जिसमें कताओ जीत रहा होता है। पर यह सब उसका एक ड्रीम होता है, जो कि डोरेन ने अपने हिप्नोसिस की वजह से उसे दिखाया होता है। तो डोरेन की ये बात सुन के कताओ को बहुत ही गुस्सा आता है, जिसके बाद वो अपनी उस फिशिंग वायर को निकालने लगता है। लेकिन तभी डोरेन अपनी वायर को कताओ के ऊपर फेंक देता है और अपनी पूरी ताकत से उस वायर को खींच के कताओ के गले को काट देता है, जिससे कि कताओ के गले से बहुत ही ज्यादा ब्लड निकलता है और वो इस लड़ाई को हार जाता है। तो अब इसके बाद सीन शिफ्ट होता है। हम देखते कि रेसू अपनी ट्रेनिंग कर रहा होता है, पर उसने इतनी ज्यादा ट्रेनिंग की होती है कि उसका पूरा शरीर पसीने से भर चुका होता है। फिर तभी हम देखते कि रेसू अपने हाथों को उठा के अपने शरीर को सेक करता है, जिससे कि वह पूरा पसीना
आजू बाजू उड़ जाता है। तो अब इसके बाद रेस्सू पंचिंग बैग की तरफ अपनी प्रैक्टिस करने को जाता है। एंड जैसे ही रेस्सू उस पंचिंग बैग को हाथ लगाता है तो उसे उसके अंदर कुछ फील होता है। तो तभी रेस्सू एकदम से उस पंचिंग बैग को बीच में से ही काट देता है। वही हम देखते हैं कि उस बैग के अंदर से भूसा निकल रहा होता है, पर तभी उस बैग के अंदर हम देखते हैं कताओ की बॉडी को। तो वही रेस्सू ये देख के बहुत ही ज्यादा हैरान होता है, जिसके बाद वो बॉडी उसके अंदर से गिर जाती है एंड वही रेस्सू उस बॉडी को पकड़ लेता है। अब आगे हम देखते हैं कि कताओ की बॉडी को एम्बुलेंस में भर के दवाखाना लेके जा रहे होते हैं एंड वही शिनशिनकाई के मेंबर्स ये सब देख रहे होते हैं। तो अब इसके बाद हम उन सभी को शिनशिनकाई डोजो के अंदर देखते हैं, जहाँ पे कात्सुमी कताओ की हालत के बारे में बता रहा होता है। तो वही कात्सुमी फिर कहता है, इसमें लिखा है कि कताओ की बहुत सारी हड्डियां टूट चुकी है, उसका पूरा चेहरा फट चुका है, उसका गला बीच में से कट चुका है, उसके सामने के 2 दांत टूट चुके हैं, उसकी बॉडी की चेस्ट में कई सारे फ्रैक्चर्स आए हुए हैं और उसका जो राइट लेग है वो बहुत ही बुरी तरीके से कटा हुआ है। तुम सबको पता है कि कताओ की अभी इतनी बुरी हालत है कि वो अपने लाइफ के लिए फाइट कर रहा है। तो अभी मैं ये डिसाइड करता हूँ कि हम कताओ की ऐसी हालत का बदला लेंगे। कताओ की ऐसी हालत जिसने की है हम उसे नहीं छोड़ेंगे। तो अब कात्सुमी उन सबको डोरेन की फोटो दिखाता है और उनसे कहता है, यही वो पर्सन है जिसने कताओ की ऐसी हालत की है। तो अभी मैं इस फोटो को शिनशिनकाई की 600 ब्रांच में भेज रहा हूँ। तो अभी चाहे कुछ भी हो जाए हम इसे ढूंढ के रहेंगे और इसकी बहुत ही बुरी हालत कर देंगे। क्या आप सब इसके लिए तैयार हो? जिस पे वो सारे लोग हाँ में जवाब देते हैं। तो अब इसके बाद सीन शिफ्ट होता है। हम देखते कि डोरेन एक रेस्टोरेंट में बैठ के लंच कर रहा होता है। तो तभी एक वेटर डोरेन से आके कहता है, सर आपको ये पसंद आया? जिसके जवाब में डोरेन कहता है, हाँ ये बहुत ही अच्छा है। जो सुन के वो पर्सन कहता है, मुझे ये जान के खुशी हुई कि आपको ये खाना पसंद आया मिस्टर डोरेन। तो ये सुन के डोरेन कहता है, तुम्हें मेरा नाम कैसे पता है? वो पर्सन जवाब देता है, कताओ मेरा जूनियर था और हमने साथ में ही ट्रेनिंग किए थे। लगता है आपको अभी की सिचुएशन नहीं पता है। आपने शिनशिनकाई स्कूल के करीबन मिलियंस मेंबर्स को अपना दुश्मन बना लिए हो। मेरे जैसे कई सारे पर्सन जो जॉब करते हैं उन लोगों ने तुम पे नजर रखे हुए हैं। शिनशिनकाई स्कूल के सारे मेंबर्स की नजर अब बस तुम पे ही टिकी हुई है। जो सुन के डोरेन उड़ जाता है और वहां से जाने लगता है। तो तभी वो वेटर कहता है, सर अभी आप सभी के लिए तैयार हो जाइए। तो अब डोरेन जैसे ही उस रेस्टोरेंट से बाहर आता है तो तब उसे कई सारे लोग चारों ओर से घेर लेते हैं। मगर इसके बाद भी डोरेन उन सबके बीच में से निकल के एक टैक्सी में बैठ जाता है और ड्राइवर से कहता है, मुझे शिंजू को ले चलो। जिसके जवाब में वो ड्राइवर कहता है, ठीक है मिस्टर डोरेन। तो ये सुन के डोरेन अपनी वार को निकाल लेता है और उस ड्राइवर से कहता है, क्या तुम भी शिनशिनकाई स्कूल के एक मेंबर हो? जिस पे वो ड्राइवर कहता है, मैं ही नहीं बल्कि हम सब शिनशिनकाई स्कूल के एक मेंबर है। तो उसके ये कहते ही हम देखते हैं कि कई सारी गाड़ियाँ उस टैक्सी के पीछे आ रही होती है। फिर वो ड्राइवर कहता है, मिस्टर डोरेन यहाँ पे जितनी भी सारी गाड़ियाँ हैं उन सब के अंदर शिनशिनकाई के मेंबर्स भरे हुए हैं। वो सब यहाँ पे अपनी जॉब्स को छोड़ के इसलिए आए हैं ताकि वो कताओ को तुमसे बदला ले सके। तो ड्राइवर की ये बात सुन के डोरेन उससे पूछता है, तो इसका मतलब तुम मुझे सेंजू को नहीं लेके जाओगे? जिस पे वो ड्राइवर कहता है, हाँ तुमने सही कहा, अभी हम सब तुम्हें एक ऐसी जगह पे लेके जा रहे हैं जहाँ पे तुम्हें बहुत ही मजा आएगा। तो अभी तुम थोड़ा इंतजार करो। तो अब इसके बाद हम देखते हैं कि वो सब डोरेन को एक जगह पे लेके आते हैं और वो जगह एक अम्यूजमेंट पार्क होती है। जिसके बाद डोरेन उस जगह को देखने लगता है। फिर वो अपना विग और चश्मे को निकाल लेता है और उन सब से कहता है, तो मेरे हिसाब से तुम सब यहाँ पे मेरे साथ लड़ने को आए हो, तो ठीक है मैं लड़ने को तैयार हूँ, तो आ जाओ। तो उसकी ये बात सुन के वो सारे लोग उसके साथ लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। पर तभी डोरेन एकदम से चिल्लाता है, जो सुन के वो सारे लोग बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं। लेकिन तभी हम देखते कि वो ड्राइवर डोरेन के ऊपर अटैक कर देता है, पर डोरेन उसके अटैक्स को अपने एक ही हाथ से रोक रहा होता है। जो देख के वहाँ पे सब लोग बहुत ही हैरान होते हैं। फिर तभी डोरेन उस ड्राइवर के चेहरे पे एक जोरदार लात मारता है,
जिससे कि उसका मुंह फूट जाता है और उसके नाक से बहुत ही ब्लड निकल रहा होता है। तो अब इसके बाद डोरेन अंदर की ओर चले जाता है और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड एंड होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तो हेलो गाइस, तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि कात्सुमी शिनशिनकाई के सारे मेंबर्स को डोरेन को ढूंढने का ऑर्डर दे देता है। तो कुछ समय के बाद वो सारे लोग डोरेन को ढूंढ लेते हैं, पर वही डोरेन एक टैक्सी में बैठ के वहाँ से जाने लगता है। लेकिन वो टैक्सी ड्राइवर भी शिनशिनकाई का एक मेंबर होता है, जिसके बाद वो सब लोग डोरेन को एक जगह में लेके जा रहे होते हैं। हम देखते कि वो डोरेन को एक अम्यूजमेंट पार्क के अंदर लेके आ जाते हैं, मगर तभी हम देखते कि डोरेन उन सभी को फाइटिंग के लिए चैलेंज कर देता है। तो ये देख के वो ड्राइवर उसके साथ लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। फिर तभी वो लगातार डोरेन पे अटैक करने लगता है, पर डोरेन उसके हर हमले से बच जाता है और उसके चेहरे पे एक जोरदार लात मारता है, जिससे कि उसकी नाक फूट जाती है और वो वहीं पे गिर जाता है। एंड वही ये देख के वहाँ पे सब लोग बहुत ही हैरान होते हैं। अब इसके बाद डोरेन उस अम्यूजमेंट पार्क के अंदर चले जाता है। हम देखते कि डोरेन उस अम्यूजमेंट पार्क के अंदर घूम रहा होता है और वो अपने आसपास की चीजों को देख रहा होता है। लेकिन तभी उसके सामने एक जोकर आता है एंड जैसे ही वो जोकर अपने हाथ को उठाता है तो वो पूरी जगह स्टार्ट हो जाती है। तो अब वो जोकर कहता है, गुड इवनिंग मिस्टर डोरेन, मेरा नाम असीदा है और मैं इस पार्क का मैनेजर हूँ। जिसके बाद वो जोकर डोरेन का हाथ पकड़ के उसे वहाँ पे घुमाने लगता है और कहता है, मिस्टर डोरेन, क्या आप कुछ राइड्स को एंजॉय करना चाहोगे? जिस पर डोरेन कहता है, हाँ, आज की रात में थोड़ा एंजॉय करना चाहता हूँ। तो अब इसके बाद डोरेन वहाँ की हर राइड्स को एंजॉय करने लगता है। वो एक बच्चे की तरह वहाँ पे खेल रहा होता है और ये सब करने में उसे बहुत ही मजा आता है। फिर तभी हम देखते हैं कि उसके सामने एक पर्सन आता है जो उसे लात मार के दूर फेंक देता है, मगर तभी डोरेन खुद को संभाल लेता है। जिसके बाद वो पर्सन डोरेन से कहता है, मैं शिनशिनकाई का 3rd ब्लैक बेल्ट मेंबर हूँ और मेरा नाम सुएदो है। कताव और मैंने साथ में ही ट्रेनिंग स्टार्ट किए थे। हम दोनों हार्ड समय में एक दूसरे की मदद किया करते थे और आज की रात अगर तुमसे लड़ते हुए मुझे मौत भी आ गई ना तो मैं उसके लिए तैयार हूँ, मगर मैं तुमसे कताओ का बदला लेके रहूंगा। तो वही डोरेन सियोदो को देख के कहता है, पहली बार मुझे मेरे साइज का अपोनेंट मिला है। तो डोरेन के ये कहते सियोदो उस पर अटैक करता है, पर डोरेन उसके अटैक को रोक देता है। पर वही वो सियोदो की ताकत को महसूस कर पाता है, मगर तभी डोरेन सियोदो के चेहरे पे अपना सर मारता है, जिससे कि उसकी नाक फूट जाती है। वही सियोदो भी डोरेन की ताकत को देख के बहुत ही हैरान होता है, जिसके बाद वो उसके पैर पे किक मारता है, जिससे कि डोरेन को बहुत ही दर्द महसूस होता है। फिर सियोदो उसके चेहरे पे एक पंच मारने जाता है, लेकिन तभी हम देखते कि डोरेन वहाँ से भाग जाता है और ये देख के सियोदो भी उसके पीछे भागने लगता है। हम देखते कि वो दोनों भागते हुए एक रोलर कोस्टर राइड के अंदर चले जाते हैं। तो वही फिर डोरेन उसके अंदर बैठ जाता है, तो उसे वहाँ पे देख के सियोदो भी उसके अंदर बैठ जाता है। तो वही फिर सियोदो कहता है, मैंने ये नहीं सोचा था कि तुम लड़ाई से भाग जाओगे। पर वही डोरेन कहता है, मैं आज के दिन मरने के लिए भी तैयार हूँ, यही तुमने कहा था ना सियोदो। तो अभी मुझे ये साबित करो कि तुम अपने दोस्त के लिए मरने के लिए तैयार हो। लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें बता दूं कि अगर तुम यहाँ से गिरे तो तुम्हारी मौत निश्चित है। तो अभी ये अच्छे से डिसाइड करना कि तुम मेरे साथ लड़ने के लिए तैयार हो क्या नहीं। तुम्हारे पास इस बारे में सोचने के लिए बहुत ही कम समय है, तो जरा जल्दी सोचना। तो उसकी ये बात सुन के सियोदो को बहुत ही गुस्सा आता है और वो कहता है, मैं आज तुम्हारे साथ लड़के ही रहूंगा। तो उसके ये कहते ही वो रोलर कोस्टर नीचे जाने लगता है, मगर तभी हम देखते कि डोरेन वहाँ से गायब हो चुका होता है, जो देख के सुएडो बहुत ही हैरान होता है। मगर तभी डोरेन उसके पीछे आ जाता है और उसके गले को पकड़ लेता है, जिसके बाद वो उसके गले को दबाने लगता है। पर तभी रोलर कोस्टर हिलने के वजह से वो दोनों अलग हो जाते हैं। तो वही फिर सियोडो सोचता है, अगर इसकी स्पीड ऐसी बढ़ती रही तो मैं अपने बैलेंस को नहीं संभाल पाऊंगा, मुझे कुछ न कुछ सोचना ही पड़ेगा, नहीं तो मैं यहाँ से गिर जाऊंगा। पर तभी रोलर कोस्टर हिलने के वजह से उसका बैलेंस बिगड़ रहा होता है और वो इधर उधर हो रहा होता है। लेकिन तभी हम देखते कि डोरेन उसके ऊपर अटैक कर देता है और उसे मारने लगता है।
पर वही डोरेन वहाँ पे अच्छे से खड़े नहीं हो पा रहा होता, जिस वजह से वो वहाँ पे गिर जाता है। तो अब हम सियोडो को देखते हैं, जिसे डोपोरोची की एक टेक्निक याद आती है जो डोपोरोची ने उसे बताई थी। डोपोरोची ने कहा था कि अगर तुम्हारी फाइटिंग किसी हिलने वाली जगह पे होती है तो तुम उस लड़ाई को जीत सकते हो, मगर उसके लिए तुम्हारा जो खड़े रहने का तरीका है वो बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। और अगर तुम उस टेक्निक को अच्छे से सीख गए तो तुम किसी भी हिलने वाली जगह पे अपने विरोधी को आसानी से हरा सकते हो, और इस टेक्निक को सांचिन कहा जाता है। तो अब हम देखते हैं कि सियोडो उसी स्टैंस में खड़ा हो जाता है, जिसके बाद वो डोरियन की बहुत ही बुरी हालत कर रहा होता है। तो अब इसके बाद वो डोरियन से कहता है, तुम इसके पहले कुछ कह रहे थे, जरा वो फिर से कहोगे? तो उसके ये कहते ही डोरियन को बहुत गुस्सा आता है और वो उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिससे कि वो दोनों वहां से नीचे गिरने लगते हैं। तो अब हम देखते हैं कि वो दोनों अपने फुल स्पीड में नीचे गिर रहे होते हैं। तो ये देख के सियोडो डोरियन को नीचे कर देता है, जिससे कि पूरा प्रेशर डोरियन के ऊपर आ जाता है। फिर तभी वो दोनों जमीन से टकरा जाते हैं। वही वो दोनों इधर उधर उड़ जाते हैं और उनकी बॉडी से बहुत ही ज्यादा ब्लड निकल रहा होता है। वो दोनों एक साथ जमीन पे ही गिर जाते हैं। लेकिन तभी हम देखते कि डोरियन उठ जाता है और उसे ज्यादा चोटें भी नहीं आई होती है। फिर वो सियोडो के पास आके कहता है, मुझे पता है तुम यही सोच रहे होंगे ना कि मुझे ज्यादा कुछ क्यों नहीं हुआ, तो मैं तुम्हें बता दूं कि मैंने नीचे गिरने से पहले अपने इस वायर को उस बल्ब के ऊपर डाल दिया था, जिससे कि मैं ज्यादा तेजी से जमीन पर नहीं गिरा और इसी वजह से मुझे कुछ नहीं हुआ। और ये कहते वो बहुत ही जोर जोर से हंसने लगता है, मगर तभी वो एकदम से रुक जाता है क्योंकि उसे किसी का एहसास होता है। फिर जैसे ही वो अपने पीछे देखता है तो वहाँ पे होता है कात्सुमी। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड एंड होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तो हेलो गाइस, तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि डोरेन और सियोडो की फाइट चल रही होती है और वही डोरेन सियोडो पे बहुत ही भारी पड़ रहा होता है। तो अब इसके बाद वो डोपोरोची के द्वारा सिखाई गई टेक्निक को यूज करता है और उसी स्टैंस में खड़ा हो जाता है, जिसके बाद वो डोरेन की बहुत ही बुरी हालत करने लगता है। मगर तभी डोरेन उसे धक्का देता है, जिससे कि वो दोनों नीचे गिरने लगते हैं। वो दोनों इतने ऊपर से गिरने की वजह से फुल स्पीड में नीचे आ रहे होते हैं, जिसके बाद वो जमीन से टकरा जाते हैं और इस वजह से उन दोनों की बॉडी में से बहुत ही ब्लड निकल रहा होता है। लेकिन तभी हम देखते कि डोरेन एकदम से उठ जाता है, जिसके बाद वो सियोडो के पास जाता है और उसे बताता है, मैंने नीचे गिरने से पहले अपने इस वायर को उस लैम्प के ऊपर टंगा दिया था, जिससे कि मुझे ज्यादा चोटें नहीं आई और मैं बच गया। लेकिन तभी डोरेन को वहाँ पे किसी के होने का एहसास होता है और वो जब वहाँ पे देखता है तो वहाँ पे होता है कात्सुमी। तो वही कात्सुमी कहता है, भले ही तुम अभी बच गए लेकिन मैं तुम्हें मार दूंगा, क्योंकि तुम जैसे पर्सन को जिंदा नहीं रहना चाहिए। वही डोरेन ये सुन के रेसो से कहता है, रेसो क्या तुम भी ऐसा ही मानते हो? लेकिन वही रेसो को ये सुन के बहुत ही गुस्सा आता है, मगर तब सीन शिफ्ट होता है। हम देखते कि कुछ मॉन्क्स किसी तरीके की एग्जाम दे रहे होते हैं, तो वही उन्हें वहाँ पे पंच मार के उस पानी की लहर को आखिरी के कॉर्नर तक पहुँचाना होता है। लेकिन अभी तक उन सब में से ऐसा कोई नहीं कर पाता, जो देख के वहाँ के जो मास्टर होते हैं उन्हें बहुत ही गुस्सा आता है। तो अब वो मास्टर उन लोगों के पास जाता है और उनसे कहता है, तुम लोग 10 हो लेकिन तुम में से कोई भी इस एग्जाम को पास नहीं कर पाया। मैंने सोचा था तुम में से कोई तो इस लहर को 60% से आगे पहुंचा पाएगा, मगर तुम में से कोई भी इसे 20% से ज्यादा नहीं पहुंचा पाया। फिर तभी वो वहाँ पे जाके एक जोरदार पंच मारता है, जिससे कि वहाँ पे एक बहुत ही बड़ी लहर क्रिएट होती है। मगर तभी हम वहाँ पे रेस्टो को देखते हैं, जो दूसरी ओर से वहाँ पे पंच मारता है और उन दोनों की लहर बहुत ही बड़ी होती है, जिस वजह से जैसे ही वो आपस में टकराते हैं तो पूरा पानी वहाँ से बाहर गिर जाता है। तो अब इसके बाद रेसु रियू के पास आता है और उससे कहता है, मुझे जवाब दीजिए, आपने मुझे इस टेस्ट में पार्ट लेने का मौका क्यों नहीं दिया? आपने मुझे इस अपॉर्चुनिटी को हासिल करने का मौका क्यों नहीं दिया? जो सुन के रियू उससे कहता है, चलो मेरे पीछे आओ। फिर अब वही हम देखते हैं कि रेसु ने वहाँ के एक दरवाजे को तोड़ा होता है और वहाँ के 6 मॉन्क्स को मार के वहाँ से आया होता है।
वही ये देख के रियो रेसो से बहुत ही इम्प्रेस होता है। अब इसके बाद वो रेसो को एक जगह पे लेके जाने लगता है एंड वही वो जगह बहुत ही अजीब सी होती है। तो वही रियो रेसो को बताता है, इस जगह पे मैं 40 साल के बाद आया हूँ, मैंने बहुत पहले इस जगह को ढूंढा था। तो अब इसके बाद वो दोनों एक दरवाजे के सामने पहुंच जाते हैं। तो वही रियो रेसो से कहता है, तुम्हें पता है मैं तुम्हें कायो का टाइटल क्यों नहीं दे रहा हूँ? उसका जवाब इस दरवाजे के पीछे है। फिर इसके बाद रियो अपनी पूरी ताकत लगा के उस दरवाजे को तोड़ने लगता है, जिसके बाद वो दरवाजा टूट जाता है एंड तभी हम वहाँ पे एक बहुत ही बड़ी टनल को देखते हैं, जिसे देख के रेसो बहुत ही ज्यादा हैरान होता है। तो अब रियो बताता है, 40 साल पहले एक पर्सन ने बिना किसी टूल के सहारे इस टनल को खोदा था। उसने बस अपने हाथों से ही इस टनल को बनाया था और उसने ये बस एक ही रात में किया था। तुम्हें पता है इस टेक्निक को तानकन कहा जाता है। इसमें तुम अपने हाथों के द्वारा एक पत्थर को किसी भी तरीके का आकार दे सकते हो, लेकिन उसके लिए तुम्हें अपने हाथों को बहुत ही सॉलिड बनाना पड़ता है। तुम्हें इस टेक्निक को सीखने के लिए अपने हाथ की स्पीड और टेक्निक को बहुत ही अच्छे से हैंडल करना पड़ता है। और अगर तुमने इस टेक्निक को बहुत अच्छे से सीख लिया तो तुम कायो बनने के जर्नी में एक स्टेप और ऊपर चले जाओगे। तुम्हें वो दिन याद है रेसो, जब मैं तुम्हें बचपन में एक जगह पे लेके गया था? वहाँ पे जितने भी रॉक्स थे उन्हें उस टाइम के कायो ने अपने हाथों से बनाया था। फिर तभी तुम एक जगह पे गए थे और तुमने मुझसे पूछा था कि यहाँ पे कुछ भी क्यों नहीं है। तो तब मैंने तुम्हें कहा था कि जो वो वर्क है वो यहाँ पे फिट नहीं हो सकता। तो अभी तुम शायद समझ गए होंगे कि मैं किस वर्क की बात कर रहा था। तो रेसू, अभी तुम्हें पता है कि मैं किस वजह से तुम्हें कायो नहीं बना रहा हूँ? क्योंकि तुम्हारे अंदर अभी भी कई सारी टेक्निक्स की कमी है। और मैं तुम्हें ये भी बता दूं कि अभी जो करंट कायो है वो एक फॉरेनर है। तो ये सुन के रेसो कहता है, एक अमेरिकन कायो कैसे हो सकता है? मैं उससे मिलना चाहता हूँ। जिस पर रियो कहता है वो अभी यहाँ नहीं है। तो ये सुन के रेसो कहता है, क्या वो मर चुका है? तो रियो जवाब देता है, नहीं, बस वो कई समय से दिखाई नहीं दिया है। अब इसके बाद हम वापस से प्रेजेंट में आते हैं, जहाँ पर रेसो कहता है, अभी मैं समझ गया। जिसके बाद वो डोरेन के सामने जाता है और उसके सामने झुक के कहता है, आपसे मिलना मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात है। तो इस पर डोरेन कहता है, 40 साल हो गए मुझे टेम्पल को छोड़े हुए और उस टाइम में सेकंड कायो था। लगता है तुम तीसरे कायो होंगे। तो क्या तुम मेरे साथ अभी लड़ना चाहते हो? वही ये सुन के रेसो कहता है, माना कि आपने टेम्पल को छोड़ दिया था और अभी आप एक बहुत ही बड़े क्रिमिनल हो, लेकिन टेम्पल के रूल के हिसाब से मैं आपके साथ नहीं लड़ सकता हूँ। वही कासुमी ये सुन के कहता है, रेसो, तुम दोनों एक ही स्कूल से हो, इसका मतलब तुम अभी इसके साथ नहीं लड़ोगे। तो ठीक है, मैं ही इसके साथ लड़ता हूँ। लेकिन तभी डोपोरुची उसे रोकता है और कहता है, मैं इसके साथ लड़ूंगा। जिस पे कासुमी कहता है, डैड, मैं शिनसेनकाई का रिप्रेजेंटेटिव हूँ, तो मुझे इसके साथ लड़ने दो। पर वही डोपोरुची कहता है, कासुमी, शायद तुम भूल गए कि मैं शिनसेनकाई का फाउंडर हूँ, तो इसके साथ मैं ही लड़ूंगा, क्योंकि मुझे इसे पिछली बार का बदला भी लेना है। तो वही कासुमी डोपोरुची की इस बात को मान जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि डोपोरुची अपने कपड़ों को उतार लेता है और कहता है, अभी मुझे पूरा कंफर्टेबल हो रहा है, तो मैं तुम्हारे साथ लड़ने के लिए तैयार हूँ। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड एंड होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तो हेलो गाइस, तो पिछले एपिसोड में हमें ये पता चला था कि रेसो और डोरेन एक ही टेम्पल से कराटे सीखे होते हैं, तो इस वजह से रेसो डोरेन के साथ फाइट नहीं करता है। तो वही कासुमी कहता है, तो मैं समझ गया, तुम इसके साथ नहीं लड़ोगे, तो ठीक है, अभी मैं ही इसके साथ लड़ता हूँ। पर तभी डोपोरुची कासुमी को रोक देता है और कहता है, इसके साथ मैं लड़ूंगा, क्योंकि मुझे इससे पिछली बार का बदला भी लेना है। तो अब डोपोरुची एक एक करके अपने कपड़ों को उतारने लगता है एंड वही कासुमी डोपोरुची के आउटफिट को देख के कहता है, ये आउटफिट तो पुराने टाइगर किलर लेजेंड का है। तो वही हमें 20 साल पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे डोपोरुची ने 260 किलो के सिबेरियन टाइगर को हराया होता है। एंड वही रेसो भी ये जान के हैरान होता है कि डोपोरुची वही है जिसे पुराने समय में टाइगर किलर कहा जाता था। अगर देखा जाए तो डोपोरुची ने अपने स्टूडेंट्स को ये बात इसलिए नहीं बताई होती है
क्योंकि उसे शो ऑफ करना पसंद नहीं और इसी वजह से किसी को भी ये पता नहीं था कि डोपोरोची ही द टाइगर किलर है। तो अब इसके बाद डोपोरोची डोरेन के ऊपर अटैक कर देता है। वही डोरेन ये देख के डोपोरोची के अटैक्स को डॉज कर रहा होता है। फिर तभी डोपोरोची अपना वो प्लास्टर वाला हाथ डोरेन के सर पे मारता है, जिससे कि उसका वो प्लास्टर टूट जाता है। और तभी हम देखते हैं कि डोपोरोची का कटा हुआ हाथ वापस आ जाता है, जिससे कि वो डोरेन के चेहरे पे एक जोरदार पंच मारता है। एंड वही डोरेन ये देख के हैरान होता है कि डोपोरोची का कटा हुआ हाथ वापस कैसे आ गया। तो वही डोपोरोची कहता है कभी कभी मॉडर्न मेडिसिन भी मिरेकल कर सकती है। वही उसके ये कहते ही सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं कि डोपोरोची अपना वो कटा हुआ हाथ लेके सड़कों पे घूम रहा होता है। फिर वही डोपोरोची एक गली के अंदर चले जाता है, जहाँ पे हम एक डॉक्टर को देखते हैं। वही वो डोपोरोची से कहता है बहुत समय हो गया तुमसे मिलके। एंड तभी डॉक्टर की नजर डोपोरोची के हाथ पे जाती है, जो देख के वो कहता है इसे देख के लग रहा है कि इसे चाकू से नहीं बल्कि एक पियानो की वायर से काटा गया है, और लगता है कि तुम यहाँ पे अपने हाथ का इलाज कराने को आए हो। तो ठीक है, मैं तुम्हारा ऑपरेशन करने को तैयार हूँ, और अगर ये ऑपरेशन अच्छा रहा तो 3 दिन में ही तुम अपने उस हाथ को वापस से यूज कर पाओगे। अब इसके बाद वो डॉक्टर डोपोरोची के हाथ को बहुत ही अच्छे से एनालाइज करने लगता है और उसकी हर नसों को अच्छे से जोड़ रहा होता है, जिससे कि वो डोपोरोची के हाथ को पूरी तरीके से रिकवर कर सके। तो अब इसके बाद वो ऑपरेशन हो जाता है और वही डोपोरोची को अपना हाथ हल्का हल्का महसूस होने लगता है। अब वही डॉक्टर कहता है अगर मेरे हिसाब से बताओ तो करीबन 3 हफ्तों में तुम्हारा हाथ पूरी तरीके से रिकवर हो जाएगा, तो तुम्हें तब तक वेट करना पड़ेगा। तो अब हम वापस से प्रेजेंट में आते हैं, जहाँ पे डोपोरोची कहता है अब मैं कराटे करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हूँ। जिस पे डोरेन अपना शर्ट उतारते हुए कहता है तो ठीक है, मैं तुम्हारे कराटे का जवाब अपने चाइनीज केनपू से दूंगा। तो अब डोपोरोची डोरेन के ऊपर अटैक कर देता है और उसके पेट पे एक जोरदार पंच मारता है, और वही हम देखते हैं कि डोरेन के मुंह के अंदर से एक कांच की बोतल निकलती है, जो कि जमीन पे गिर के टूट जाती है। और वही हमें पता चलता है कि उस बोतल के अंदर एसिड होता है, जो देख के डोपोरोची थोड़ा हैरान होता है। पर तभी डोरेन उसके ऊपर अटैक कर देता है, मगर डोपोरोची उस अटैक से बच जाता है और तभी वो उसे जमीन पे गिरा देता है। एंड जैसे ही डोपोरोची डोरेन के चेहरे पे एक जोरदार पंच मारने वाला होता है, तो तभी डोरेन वहाँ से हट जाता है। फिर तभी वो डोपोरोची के ऊपर काउंटर अटैक कर देता है, मगर डोपोरोची उसके उस अटैक से बच जाता है, जिसके बाद वो दोनों एक मिक के आमने सामने खड़े हो जाते हैं। तो वही कोजुई बाकी से कहती है तुम्हें क्या लगता है हमारा ऐसा रोज रोज मिलना हमारी दूरियों को बढ़ा नहीं सकता है? जिस पे बाकी कहता है मैं तुम्हें कैसे समझाऊं, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ, इसी वजह से मैं रोज तुमसे मिलता हूँ। मैं हर वक्त तुम्हें अपने पास रखना चाहता हूँ, चाहे मुझे इसके लिए किसी से भी क्यों ना लड़ना पड़े। सच में कोजुई, मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा प्यार करता हूँ। जो सुन के कोजुई बहुत ही हैरान होती है। फिर तभी बाकी उसे अपने पास करके उसे किस कर लेता है। तो अब इसके बाद वो दोनों दूर हो जाते हैं। तो वही कोजुई कहती है तुमने ये एकदम से क्यों कर लिया, मैं तो सांस भी नहीं ले पा रही थी। एंड वही बाकी ये सुन के शर्माने लगता है, जिसके बाद वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। मगर तभी हम वहाँ पे यूजिरो हन्मा को देखते हैं, जो बाकी को देख के कहता है बाकी लगता है तुम बड़े हो गए हो। तो उसके ये कहते ही हम वापस से डोपोरोची और डोरेन की फाइट में आते हैं। अब वही डोपोरोची डोरेन के ऊपर अटैक कर देता है, जो देख के डोरेन भी उस पर अटैक करता है, मगर डोपोरोची डोरेन के अटैक से बच जाता है और उसे एक जोरदार पंच मारता है, जिससे कि डोरेन का जबड़ा पूरा हिल जाता है। फिर तभी डोपोरोची उस पर वापस से अटैक करता है, पर तभी वो एकदम से रुक जाता है, क्योंकि डोपोरोची देखता है कि डोरेन अब उसके अटैक के लिए पूरी तरीके से रेडी होता है। तो अब डोरेन डोपोरोची को रुकते हुए देख के कहता है मुझे नहीं लगा था कि तुम मेरी टेक्निक को इतनी जल्दी समझ पाओगे, मगर मैं तुम्हें बता दूं कि मैंने कुंफू में कई सारी टेक्निकों को सीखा हो और तुमसे ज्यादा कराटे को जानता हो, तो तुम्हें मेरे साथ लड़ने में बहुत ही प्रॉब्लम होने वाली है, तो अभी इसके लिए तैयार हो जाओ। और ये कहते ही डोरेन किसी टेक्निक को यूज करने लगता है, और वही डोपोरोची ये देख के नीचे गिरे हुए पत्थरों को उठा लेता है,
और वही वो उनमें से एक पत्थर कात्सुमी की ओर फेंकता है। तो ये देखे कात्सुमी उस पत्थर को दूसरी ओर फेंक देता है। फिर तभी डोपोरोची उस दूसरे पत्थर को डोरेन के ऊपर फेंक देता है। पर तभी हम देखते हैं कि जैसे ही वो पत्थर डोरेन के पास पहुंचता है तो वो एकदम से गायब हो जाता है। अब वही डोरेन पीछे पलट के कहता है, क्या तुम मुझे अपने बेटे के साथ कंपेयर करने वाले हो? फिर तभी हम देखते कि वो पत्थर डोरेन के हाथ में होता है, जिसका उसने पूरा चूरा बना दिया होता है। और अब इसके बाद वो उस चूरे को डोपोरोची के ऊपर फेंक देता है और तभी डोरेन डोपोरोची के ऊपर अटैक कर देता है। मगर डोपोरोची डोरेन के अटैक से बच जाता है। तो वही डोपोरोची डोरेन के चेहरे पे हाथ मारता है, जिससे कि डोरेन का बैलेंस बिगड़ जाता है। फिर तभी वो उसे उठा के पटक देता है, जिसके बाद डोपोरोची डोरेन की बहुत ही बुरी हालत करने लगता है। फिर इसके बाद जैसे ही वो डोरेन को मारने जाता है तो तभी वो रुक जाता है, क्योंकि हम देखते कि डोरेन जमीन पे बैठ जाता है और डोपोरोची के सामने गिड़गिड़ाने लगता है। वो डोपोरोची से कहता है, मुझे माफ कर दो, मैं हार मानता हूँ। जो देख के डोपोरोची बहुत ही खुश होता है। लेकिन तभी हम डोरेन को एकदम से डोपोरोची के पीछे देखते हैं। जो देख के कात्सुमी कहता है, फादर आप ये क्या कर रहे हो? वो आपके पीछे खड़ा है। बट तभी वो नोटिस करता है कि डोपोरोची ब्लाइंड हो चुका है। जो देख के वो कुछ भी समझ नहीं पाता। एंड तभी हम देखते कि डोपोरोची अजीब सी हरकतें कर रहा होता है। वो हवा में किसी को मार रहा होता है, उसके सामने कोई भी नहीं होता, तभी भी वो लड़ रहा होता है। तो ये देख के कात्सुमी रेसू से पूछता है, रेसू ये फादर क्या कर रहे हैं? जिस पर रेसू बताता है, डोरेन ने डोपोरोची को हिप्नोसिस कर लिया है। जो देख के कात्सुमी बहुत ही हैरान होता है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड एंड होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।